हेलो एंड वेलकम एवरीवन। चलिए बात करते हैं इलस्ट्रेशन 56 अलोकेशन ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन के रिगार्डिंग। तो ये जो अलोकेशन ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन का ये इलस्ट्रेशन है, ये हमारे स्टडी मटेरियल का बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है दोस्तों। ठीक है, और इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में हम वेरिएबल कंसिडरेशन के इंड एस 115 के वो सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे जो इंड एस 115 हमें गाइड करता है कि कैसे ट्रांजैक्शन प्राइस का अलोकेशन जो है वो आपका मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन या किसी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में करना चाहिए। तो देखिए कहता है एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर फॉर टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइसेंस, जिसमें एक तो है लाइसेंस ए और दूसरा है लाइसेंस बी, which the entity determines to represent two performance obligation each satisfied at a point in time. Standalone selling price of license A or B is 16 and 20 lakhs respectively, and the entity transfer license B at inception of the contract and transfer license A 1 month later. तो यहां पर हमारे इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दो हैं, नंबर 1 और नंबर 2, लाइसेंस नंबर ए और लाइसेंस नंबर बी। ये हमारे दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गए। ठीक है, अब ये जो भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है इनका स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, यानी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में तो दोनों लाइसेंस हम बेच रहे हैं। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस की अगर अपन बात करें तो ये तो 16 लैक्स का है और ये 20 लैक्स का है। ठीक है, ये इनका स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस हो गया। अब हमारे क्वेश्चन का ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है, मतलब हम दोनों को 36 लाख रुपीस में बेचते हैं तब तो अलोकेशन करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि अलोकेशन तो ऑटोमेटिक हो रखा है। अब देखिए कहता है कि द प्राइस, केस नंबर ए की बात करेंगे जहां पे वेरिएबल कंसिडरेशन को आपको एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में ही अलोकेट करना है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो पढ़ते हैं क्या फैक्ट है कि प्राइस स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर लाइसेंस ए इज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रुपीज 16 लाख। लाइसेंस ए का जो भी अमाउंट है ना वो अमाउंट फिक्स है, मतलब आपको लाइसेंस ए दिया 16 लाख रुपए का लाइसेंस है और जैसे ही मैंने आपको ये लाइसेंस दिया मुझे ये 16 लाख रुपए की रेवेन्यू बुक कर लेनी चाहिए। तो ये जो 16 लाख रुपए है ये आपके फिक्स्ड हो गए। ठीक है, इसमें आपको और कुछ सोचना ही नहीं है, ये तो अमाउंट आपका फिक्स्ड है। बट अगर अपन बात करें अदर साइड, लाइसेंस बी जो है वो कहता है फॉर लाइसेंस बी द कंसिडरेशन इज 3% ऑफ द कस्टमर फ्यूचर सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट यूज लाइसेंस बी। यानी जिस एंटिटी को हम लाइसेंस बी दे रहे हैं ना, लाइसेंस बी का कोई फिक्स्ड पैसा नहीं चार्ज किया बल्कि वेरिएबल कर दिया हमने कंसिडरेशन को, और इसका प्राइस जो हम ले रहे हैं वो क्या है पता है, वो है सेल्स का 3%। अब हमको कैसे पता चलेगा कि सेल्स क्या होगी, जब सेल्स कंटिंजेंट है तभी तो ये वेरिएबल कंसिडरेशन हुआ, क्योंकि सेल्स ही तो हमको नहीं पता ना, सेल्स पता होती तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो 115 के हिसाब से सबसे पहले तो वेरिएबल कंसिडरेशन को आपको करना पड़ेगा एस्टिमेट, किसी भी मेथड से करिए। आपके जो दो मेथड है, मोस्ट लाइकली मेथड और एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, उन मेथड से आपको क्या करना है, वही यहां पर पहले तो अपना एस्टिमेशन लगाना है। एस्टिमेशन लगाने के बाद में जो अमाउंट आएगा आप उस अमाउंट को टीपी में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे उसकी बात होती है, बट हम तो बात कर रहे हैं टीपी के अंदर अमाउंट इंक्लूड है और उसको अलोकेट कैसे करना है। तो दैट मीन्स कि पहले एस्टिमेट हो गया, आपने कर लिया होगा, तभी तो ये 20 लाख रुपए आ रहा है। 20 लाख रुपए क्या है दोस्तों, ये समझ लीजिए कि इसका ये स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है, बट हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम जो भी सामने वाले से चार्ज कर रहे हैं वो 20 लाख नहीं चार्ज कर रहे, रादर हम क्या कर रहे हैं, सेल्स का 3% चार्ज कर रहे हैं। तो इन्होंने सेल्स का 3% क्या एस्टिमेट किया है, ये देखिए कहता है फॉर पर्पज ऑफ अलोकेशन द एंटिटी एस्टिमेट्स इट्स सेल्स बेस्ड रॉयल्टी दैट इज द वेरिएबल कंसिडरेशन टू बी 20 लैक्स। यानी जो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस था ना, एग्जैक्टली उतना ही वेरिएबल कंसिडरेशन ये लोग एस्टिमेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपको कहते हैं कि ट्रांजैक्शन प्राइस को आप क्या करिए, अलोकेट करके बताइए। तो पहली बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस कि ये 20 और 20 मैच हो रहा है, बिकॉज ये कुछ और भी हो सकता है ना। और ये जो 20 लैक्स है वो आपके स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है। वो क्या है, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। इसका मतलब वेरिएबल कंसिडरेशन जो है वो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के जस्ट इक्वल है। तो पहला केस तो बहुत ही सिंपल हो गया, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये खुद ही कह रहे हैं कि लाइसेंस ए का स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस 16 लाख है और ये है फिक्स्ड, और लाइसेंस बी का जो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है वो है 20 लाख
और हमारे कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है वो सेल्स का 3% एस्टिमेट कर लिया गया है और वो भी 20 लाख ही आ रहा है। सो देयर आर 20 lakhs के अमाउंट जो आपस में इक्वल है, बट वो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको एक मत समझ लीजिएगा। पहली बात तो ये। अब कह रहा है कि आपको ट्रांजैक्शन प्राइस को अलोकेट करना है, बताइए कैसे अलोकेट करेंगे। तो देखिए सीधी बात है, 16 लाख जो है वो फिक्स्ड हो गया, ये अलोकेट हो गया। लाइसेंस ए में 16 लाख है जो फिक्स्ड है, वो अलोकेट हो गया है। लाइसेंस बी में 20 लाख रुपीस जो है, अब देखिए मैं वेरिएबल कंसिडरेशन को केवल लाइसेंस बी पे क्यों अपोर्शन कर रहा हूं? क्या मैं इस 20 लाख को लाइसेंस ए में भी अपोर्शन करूं? नहीं सर, अभी तो कोई करने की दरकार नहीं है, बिकॉज एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि लाइसेंस ए जो स्टैंड लोन बेसिस पे 16 पे बिक रहा है, आप उसको 16 पे ही बेच रहे हो अपने इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और जो लाइसेंस बी का जो वेरिएबल कंसिडरेशन है वो 20 लाख है, तो वो बिलोंग ही लाइसेंस बी को कर रहा है ना, और वो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बराबर भी है। तो फर्स्ट केस का अलोकेशन तो हो गया, क्वेश्चन में ही करके दे दिया, अब हम क्या करें। अब रही बात अलोकेशन के बाद में रेवेन्यू रिकॉग्निशन की, तो रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होगी दोस्तों? अगर अपन रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात करें तो देखिए लाइसेंस ए ये आपका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। अब आप लाइसेंस ए को कब ट्रांसफर कर रहे हो? तो यहां पर देखिए ये कहता है द एंटिटी ट्रांसफर लाइसेंस बी एट इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रांसफर लाइसेंस ए 1 month लेटर। अच्छा, तो कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन एंड 1 month लेटर। रेवेन्यू रिकॉग्निशन की अगर मैं बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन होगी 0, लाइसेंस ए की कोई रेवेन्यू नहीं रिकॉग्नाइज करी जाएगी, और 1 month लेटर हम पूरी 16 लाख रुपए रिकॉग्नाइज कर देंगे। बोलिए यस और नो? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। 1 महीने बाद में हम 16 लाख रुपए पूरी की पूरी रेवेन्यू जो है वो बुक कर देंगे, क्योंकि लाइसेंस ए का हमारा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है? बस देना। हमने लाइसेंस दिया, आपने लिया, पैसा खत्म, पैसा दे दीजिए, काम आपका खत्म हो गया। सही सही है। अच्छा, लाइसेंस बी की बात कर लेते हैं। लाइसेंस बी तो कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन पे ही हमने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। लाइसेंस बी हमने कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन पे ट्रांसफर कर दिया, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन पे रेवेन्यू बुकिंग करनी चाहिए। बट ये जो रेवेन्यू बुकिंग है, क्या पूरी 20 लाख की कर दूं? मैं पूरी 20 लाख की रेवेन्यू बुकिंग कर दूं क्या? नहीं, पूरे 20 लाख की रेवेन्यू बुकिंग नहीं करेंगे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओवर अ पीरियड चलेगा, तो जितने दिन भी चलेगा ना ये कॉन्ट्रैक्ट, जितने दिन भी ये कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, मैं क्या करूंगा, उस पीरियड में बारी बारी से रेवेन्यू बुक करता जाऊंगा, प्रोपोर्शनेट रेवेन्यू बुक करता जाऊंगा। समझ गए? देखिए, अगर 1 महीने की इन्होंने सेल्स बताई है, तो मैं आपको बता देता हूं कि इस महीने कितनी रेवेन्यू जो है वो बुक होनी चाहिए। तो यहां पे देखिए ये कहता है अभी इन्होंने कोई सेल्स वगैरह बताई नहीं है, ठीक है। तो अगर सेल्स की क्वांटिटी वैल्यू अगर बता देते हैं ये लोग, तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई इस महीने का आपका इतना जो है वो वेरिएबल कंसिडरेशन जो है टोटल 20 लाख का इतना बुक जो है वो हो जाना चाहिए। तो देखिए केस ए का आंसर इनका क्या है समझ लेते हैं जरा। ये कहता है केस नंबर ए, जहां पे वेरिएबल कंसिडरेशन अलोकेटेड एंटायरली टू वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। कहता है देखिए टू अलोकेट द टीपी द एंटिटी कंसिडर्स द क्राइटेरिया इन पैरा 85 एंड कंक्लूड्स दैट द वेरिएबल कंसिडरेशन दैट इज सेल्स बेस्ड रॉयल्टी शुड बी अलोकेटेड एंटायरली टू लाइसेंस बी। तो जो सेल्स बेस्ड रॉयल्टी है ये आपकी लाइसेंस बी को हमने एलोकेट कर दी एंटायरली, क्योंकि वो उसी को बिलोंग करती है ना, और वो कंसिस्टेंट अलोकेशन भी है, अलोकेशन ऑब्जेक्टिव भी उससे डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा। सो द एंटिटी कंक्लूड्स दैट क्राइटेरिया आर मेट फॉर द फॉलोइंग रीजन कि वेरिएबल पेमेंट रिलेट्स स्पेसिफिकली टू एन आउटकम फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लाइसेंस बी, जहां पे कस्टमर का सब्सिक्वेंट सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यूज लाइसेंस बी। सो ये वाली बात हो गई, ठीक है। और अलोकेटिंग द एक्सपेक्टेड रॉयल्टी अमाउंट्स ऑफ ₹20 लाख एंटायरली टू लाइसेंस बी इज कंसिस्टेंट विद द अलोकेशन ऑब्जेक्टिव इन पैरा 73 ऑफ इंड AS 115। जैसा कि अपन ने दोनों कंडीशंस को पढ़ा था प्रोविजन पार्ट में, और दोनों ही कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है बिना किसी दिक्कत के। सो दिस इज बिकॉज द एंटिटीज का एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ सेल्स बेस्ड रॉयल्टी विच इज 20 lakhs अप्रोक्सीमेट द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ लाइसेंस बी and the fixed amount of ₹16 lakh approximate the standalone selling price of license A। इनफैक्ट ये दोनों बराबर ही हैं, अप्रोक्सीमेट्स क्या है, एकदम जस्ट इक्वल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कहता है एंटिटी अलोकेट 16 लाख टू लाइसेंस ए, तो अलोकेशन 16 लाख लाइसेंस ए पर होगा। दिस इज बिकॉज बेस्ड ऑन एन असेसमेंट ऑफ द फैक्ट
and circumstances relating to both license, allocating to license B some of the fixed consideration in addition to all of the variable consideration would not meet the allocation objective in para 73 of Ind AS 115. नाउ मेरी बात को यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये क्या कहना चाह रहे हैं अभी कि ये जो 16 लाख रुपए है, इस 16 लाख का कोई प्रोपोर्शन मुझे लाइसेंस बी में एलोकेट करना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लाइसेंस बी का जो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म है वो एकदम ऑल टुगेदर सेपरेट है लाइसेंस ए से। लाइसेंस ए का जो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है वो 16 लाख है। इसका मतलब 16 लाख का कोई हिस्सा मैं लाइसेंस बी को कैसे दे सकता हूं, या फिर लाइसेंस बी के 20 लाख का कोई हिस्सा मैं लाइसेंस ए को कैसे दे सकता हूं। सो ये अपने अपने रिलेटिव इनके स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस हो गए जो कि आपको यहां पे एलोकेट करने चाहिए। अब देखिए आगे की बात करते हैं। नाउ the entity transfer license B at inception of the contract and transfer license A 1 month later. तो कहता है upon transfer of license B the entity does not recognize revenue because the consideration allocated to license B is in the form of sales based royalty, है ना, सेल्स बेस्ड रॉयल्टी। तो जैसे जैसे सेल्स होगी वैसे वैसे हम ये इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, रादर ट्रांसफर ऑफ लाइसेंस से हम रेवेन्यू बुक करेंगे। लाइसेंस ट्रांसफर करने से रेवेन्यू बुक नहीं होगी, क्योंकि सेल्स बेस्ड रॉयल्टी के बारे में हमने पढ़ा था दोस्तों, 115 का स्पेसिफिक गाइडेंस है रॉयल्टी के ऊपर कि भाई आपकी जब सेल्स होगी या फिर आप अपना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर देंगे, जो भी लेटर हो रहा है उसके बेसिस पर सेल्स बेस्ड रॉयल्टी की इनकम आपको बुक करनी चाहिए। ये गाइडेंस हमने 115 में पढ़ा है पहले। तो मतलब जब सेल्स बेस्ड रॉयल्टी है तो जब कंपनी सेल्स करेगी और हमको डेटा मिल जाएगा कि इतना सेल्स हुआ है, तो उतने सेल्स का पकड़कर हम जो सर्टेन परसेंटेज रॉयल्टी है वो बुक कर देंगे। तो कहता है देयरफॉर द एंटिटी रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फॉर द सेल्स बेस्ड रॉयल्टी व्हेन दोज सब्सिक्वेंट सेल्स अकर। जब सेल्स होगी तभी होगा। तो इसलिए मैंने कहा था ना, डेटा नहीं है तो हम क्या ही बुक कर सकते हैं। मैंने कह दिया कि जैसे जैसे महीने भर से जो भी सेल्स होगी वैसे वैसे मैं ये रेवेन्यू बुक करता चला जाऊंगा, अभी तो डेटा नहीं। और रही बात लाइसेंस ए की, तो लाइसेंस ए में केवल लाइसेंस ट्रांसफर करना ही आपका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो 1 महीने बाद में पूरी 16 लाख रुपए की रेवेन्यू बुक कर देंगे आप। आई होप क्लियर हो गई सारी की सारी चीज। अब सुनिए, अब देखिए, when license A is transferred the entity recognizes revenue, the 16 lakh rupees allocated to license A। ये पहला केस आपका बहुत अच्छे से हो गया है ना, इजी भी था। बट यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इसका केस नंबर बी। जितना इंपॉर्टेंट आप इसको मार्क कर सके बिल्कुल करिए। और देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि वेरिएबल कंसिडरेशन अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एसएसपी। यानी इस बार हम वेरिएबल कंसिडरेशन को एसएसपी के बेसिस पर अलोकेट करने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या फैक्ट हैं जो हमको वेरिएबल कंसिडरेशन को अलोकेट कराने की बात करेंगे। अलोकेट तो फर्स्ट में भी किया था, बट फर्स्ट में क्या हुआ, किसी एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को पूरा का पूरा बांट दिया वो। बट यहां पे हो सकता है मल्टीपल में हो या फिर सिंगल की बात हो रही हो, बट वो तो पता चलेगा कि फैक्ट क्या है। तो अब देखिए, द प्राइस स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर लाइसेंस ए इज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 6 लाख। सेम क्वेश्चन चल रहा है, पहले कह रहा था 16 लाख रुपए इसका स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है। अब देखिए यहां पे कुछ लोग इस चीज को गलत इंटरप्रिटेट कर लेते हैं। वो कहते हैं सर ये क्वेश्चन दूसरा है, उसमें अगर 16 लाख का प्राइस है तो ये 6 लाख रुपए का प्राइस हो सकता है। तो बहुत ध्यान से समझिए, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है दोस्तों ये, दिस इज नॉट अ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस स्टिल वही है। देखिए कहां गया, सॉरी, ये इस लाइन को हाईलाइट करिए। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ लाइसेंस ए और बी जो है वो 16 लाख और 20 लाख रुपए है ना। केस बी की अगर अपन बात करें तो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस 6 लाख नहीं हुआ है। इसको ऐसे मत पढ़ लीजिएगा। आई होप आपने इसको सही इंटरप्रेटेट किया होगा। तो ये देखिए 6 लाख रुपए जो है ये कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है। यानी होता ना कि मैंने आपको बताया कि अपने लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर ऊपर नीचे तो करते ही रहते हैं, यही काम चलता रहता है ना, कॉन्ट्रैक्ट को मैनिपुलेट करने का। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट मैनिपुलेट कराकर ये लोग कहते हैं कि लाइसेंस ए का अमाउंट जो है वो 6 लाख रुपए, लाइसेंस ए का अमाउंट जो है वो कितना है 6 लाख, और लाइसेंस बी का अमाउंट है ये कहते हैं, वो कहते हैं 5% ऑफ द कस्टमर का फ्यूचर सेल्स ऑफ प्रोडक्ट दैट यूज लाइसेंस बी। इस बार 3 की जगह वो कितना हो गया, 5% हो गया। कोई बात नहीं है। द एंटिटी एस्टिमेट ऑफ द सेल्स बेस्ड रॉयल्टी दैट इज द वेरिएबल कंसिडरेशन इज 30 lakhs। और इस बार वेरिएबल कंसिडरेशन देखिए दोस्तों, ये कहते हैं 30 लाख रुपए का होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, पिछली बार वेरिएबल कंसिडरेशन 20 लाख था जो बराबर था एसएसपी के, बट इस बार जो वेरिएबल कंसिडरेशन है वो 30 लाख है, लेकिन वो एसएसपी के बराबर नहीं है, ये अलग हो गया। अब समझिए, हेयर लाइसेंस ए इज ट्रांसफर्ड 3 months later,
लाइसेंस ए को यहां पर आप 3 महीने बाद में ट्रांसफर करेंगे, 3 महीने बाद ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। 3 महीने बाद में हम लाइसेंस ए की रेवेन्यू बुक कर देंगे। रॉयल्टी ड्यू फ्रॉम द कस्टमर फर्स्ट मंथ ऑफ सेल इज 4 लाख रुपीज, यानी कस्टमर की जो रॉयल्टी है, मतलब कस्टमर ने जो भी सेल्स किया होगा उसके बेसिस पर रॉयल्टी ड्यू, एक्चुअल डेटा हो गया ये। रॉयल्टी ड्यू का मतलब क्या हो गया दोस्तों, दिस इज एक्चुअल डेटा। जब मैं ड्यू बोल रहा हूं इसका मतलब कोई सेल्स हो गई होगी एक्स अमाउंट की, उसका 5% जो है वो क्या है, 4 लाख। तो हम सेल्स निकाल सकते हैं, अगर 4 लाख 5% है तो सेल्स कितनी रही होगी, बट सेल्स गई तेल लेने, अपने को क्या मतलब है सेल से, सेल्स थोड़ी ना निकालनी है अपने को तो ये पता लगाना है कि जो लाइसेंस बी की ये जो रॉयल्टी की इनकम है 4 लाख, इसे कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए। समझ रहे हो, सामने वाली एंटिटी ने कितना सेल्स किया उससे हमें कोई लेना देना है ही नहीं, बिकॉज हमें हमारी रेवेन्यू पे फोकस करना है रादर सामने वाली एंटिटी पे। इसलिए डेटा जो है वो आपको रेडीमेड मिल गया कि 4 लाख रुपए जो है ये आज 4 लाख रुपए जो है वो आपके सेल्स बेस्ड रॉयल्टी का रेवेन्यू है। इसे बुक कैसे करोगे, अब कहता है टीपी को अलोकेट करो और डिटरमाइन करो कि कितनी कितनी रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन होगा। हालांकि रेवेन्यू रिकॉग्निशन का स्टेप 5 है, बट इन्होंने यहीं पे पूछ लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट होने के बाद में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना कोई बड़ी बात नहीं, बट इस क्वेश्चन को देखें दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा आप। लाइसेंस ए, लाइसेंस बी, ठीक है। एसएसपी देखिए पहले तो, एसएसपी जो है वो 16 और 20, 36। ट्रांजैक्शन प्राइस जो है वो भी 36 है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सर कि ये 6 लाख रुपए का ही है और जो लाइसेंस बी है ये 30 है। सो अगर हम इनके कहीं कहीं बात को मान लें तो क्या हमारा इंडेस 115 का जो अलोकेशन ऑब्जेक्टिव है वो डिस्टॉर्ट नहीं होता अभी यहां पे। आप कैसे मान लेंगे 16 की चीज 6 में कैसे बिक रही है अब, है ना, और 20 वाली चीज 30 की हो गई है, तो कहीं ना कहीं अब आपने गड़बड़ कर दी। क्या कर दिया आपने, गड़बड़ कर दिया। मतलब आप कह रहे हो कि 16 वाली चीज 6 रुपए की है, ये बात तो अब डाइजेस्टेबल नहीं है, ठीक है। वेरिएबल कंसिडरेशन चलो मानते हैं आपने जो भी वेरिएबल कंसिडरेशन का एस्टिमेट लिया है XYZ, ये जो भी अमाउंट आया है बराबर। अब इसकी वजह से आपका लाइसेंस ए वाला अमाउंट जो है वो हैम्पर हो गया। अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो अलोकेशन है ये अलोकेशन अब गलत हो गया। हाँ हम ये मानते हैं कि वेरिएबल कंसिडरेशन लाइसेंस बी वाला है तो लाइसेंस बी को वेरिएबल कंसिडरेशन अलोकेट करना चाहिए, बट अलोकेट करने के बाद में लाइसेंस ए का स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस जो आ रहा है और उसका जो अलोकेटेड टीपी आ रहा है क्वेश्चन के हिसाब से वो तो गलत हो गया, और हमारा जो अलोकेशन ऑब्जेक्टिव है वो ही खराब हो गया ना। कि भाई जिस चीज की सर्विस मैं आपको दे रहा हूं, आप सोच के देखिएगा दोस्तों, टेक्निकल बहुत ज्यादा है लेकिन इसको जितना जनरलाइज्ड वे में हम समझेंगे वो ज्यादा समझ में आएगा। ये लाइसेंस ए, आप इसे लाइसेंस ना समझते हुए कोई गुड्स समझ लीजिए, ठीक है। लेट्स से मोबाइल की बात कर लेते हैं, ये कोई मोबाइल है, लेट्स से ये आईफोन है, राइट। अब आईफोन है, आईफोन जो नया वाला मॉडल है मान लीजिए वही है, ये आईफोन 13 प्रो मैक्स जो भी है ये वो है। अब इसकी अमाउंट है 1 लाख रुपए। अब मैं कह दूं कि ये 1 लाख रुपए का आईफोन जो है इसका ट्रांजैक्शन प्राइस जो आ रहा है वो 16,000 ही आ रहा है या 20,000 ही आ रहा है या फिर 30,000 ही आ रहा है, तो ये बात हम किसी को भी डाइजेस्ट नहीं होगी। क्योंकि आपको पता है, देखिए आईफोन है, आईफोन का प्राइस ये 1 लाख से कम हो ही नहीं सकता, कितना ही डिस्काउंट लगा लो, है ना। ऐसे 20-25 हजार में तो वो मिलेगा नहीं, तो मतलब 16 की चीज 6 एग्जैक्टली 10-10 हजार कैसे रिड्यूस हो गया, तो वो बात अपने को नेचुरली समझ में आ जाती है। बट जब वो स्टडी मटेरियल में कोई क्वेश्चन बन के आता है तो ऐसा लगता है अरे यार पता नहीं कितना कोई टेक्निकल कंसेप्ट हो रहा होगा, कैसे समझेंगे। तो अब देखिए वही वाली बात है कि अब अलोकेशन ऑब्जेक्टिव आपका डिस्टॉर्ट हो चुका है। अगर ये वाला अलोकेशन मैं मान लूं तो स्टैंडर्ड कहता है अब आप कैसे अलोकेट करेंगे, तो अब हम करेंगे 36 का अलोकेशन। हम क्या करेंगे, 36 यानी टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस का अलोकेशन करेंगे, और वो अलोकेशन जो होना चाहिए रिलेटिव स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के ध्यान में रखते हुए फेयर अलोकेशन होना चाहिए, ताकि अलोकेशन ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका सही रहे। तो अब देखिए इसको अलोकेट कैसे किया जाएगा, अलोकेशन ऑफ
टीपी ऑफ रुपीज 36 लैक्स। ठीक है, इसमें लाइसेंस ए और लाइसेंस बी का सबसे पहले तो आप स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस जो है वो लिख दीजिए कि वो आपका 16 लाख और 20 लाख रुपए है। तो अब जो मेरा फिक्स्ड कंसिडरेशन है दैट इज 6 लाख रुपीज। ठीक है ना, हम अब उसको ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ लाइसेंस ए का है। अब जो वेरिएबल कंसिडरेशन है हम वो ये नहीं कह सकते वो सिर्फ लाइसेंस बी का है, क्योंकि आपने अब अपने स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस से छेड़छाड़ कर ली है और इसकी वजह से अब अलोकेशन जो है वो कंसिस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, और जब अलोकेशन कंसिस्टेंट नहीं होगा तो फिर बाद में हमको ऐसा टीपी अलोकेट करना पड़ेगा जो दोनों के स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करे। तो सबसे पहले फिक्स्ड कंसिडरेशन जो है अपना 6 लाख रुपए का, इसको हम अलोकेट करेंगे। कैसे अलोकेट करेंगे देखिए, 16 डिवाइडेड बाई 36 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड 20 डिवाइडेड बाई 36 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, ये कितना हो जाता है जरा देख लीजिए, 16 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 36, तो ये हो गया 2,66,667। ठीक है, और 20 बाई 36 इंटू 6 ये हो गया 3,33,333। हो गया 6 लाख का अलोकेशन, 6 लाख रुपीज का अलोकेशन हो गया। जैसे आपने 6 लाख का अलोकेशन किया, अब आप पूछोगे सर लाइसेंस ए और लाइसेंस बी में दोनों में क्यों बांट दिया इसको? बिकॉज ये जो 6 लाख रुपए है ना, ये कहीं से भी लाइसेंस ए को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। ये 6 लाख रुपए अब कलेक्टिव दोनों लाइसेंस का है, और जो लाइसेंस बी से भी आपको मिलेगा वो भी कलेक्टिव दोनों का ही है, क्योंकि आपने ये जो अलोकेशन किया है ना कि लाइसेंस ए का 6 लाख रुपए टीपी होना चाहिए, ये गलत है। ये आपके अलोकेशन ऑब्जेक्टिव को डिस्टॉर्ट कर रहा है। इसलिए मैंने स्ट्रेस दिया था जब हम प्रोविजन की बात कर रहे थे इंडेस 115, वहां पे अपन बात कर रहे थे कि अलोकेशन ऑब्जेक्टिव जो है वो सही होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसे गलत उलट फुलट अगर अलोकेट करोगे तो फिर वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा जो चीज एक्चुअल में है, सही मायने में जो है। तो एक तो ये हो गया। ठीक है, अब दूसरी बात अपन करते हैं 6 लाख के बाद में सेम अलोकेशन कर लेते हैं। किसका अपन कर लेते हैं? वेरिएबल कंसिडरेशन ऑफ 30 लाख। तो 6 लाख का अलोकेशन कर लिया अपन ने और 30 लाख रुपीज का अलोकेशन कर लिया। तो देखिए कैसे होगा ये 30 लाख का अलोकेशन। यही है अपना 16 बाई 36 मल्टीप्लाई बाई 30 और 20 बाई 36 मल्टीप्लाई बाई 30। तो 16 बाई 36 इंटू 30 ये हो जाता है अपना 13,33,333 और ये होता है 16,66,667। तो अब आप सोच रहे होंगे सर ये आपने अलग अलग क्यों किया, साथ ही इकट्ठा ही 36 लैक्स का ही अलोकेशन कर देते। तो देखिए दोस्तों, अलोकेशन मैंने ये अलग अलग इसलिए किया है ताकि ये कंपोनेंट वाइज मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। बाकी होगा यही, अगर आप 36 को भी 16 और 20 के रेशियो में स्प्लिट करके अलोकेट करोगे तो आपका जो ट्रांजेक्शन प्राइस है वो सही तरीके से रिलेटिव स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के रेशियो में अलोकेट हो जाएगा। अगर आप अब देखेंगे ये अलोकेशन का नतीजा क्या निकला है, तो नतीजा ये निकला है लाइसेंस ए और लाइसेंस बी, लाइसेंस ए को फिक्स कंसिडरेशन 266 से 667 अलोकेट हुआ था और वेरिएबल हुआ था 13,33,333 और ऑन अ कॉन्ट्ररी साइड लाइसेंस बी की बात करें तो ये था 333,333 प्लस 16,66,667। So this is my allocated TP of 36 लाख रुपीज। अब समझिएगा कितना आता है, पहले तो जोड़ लीजिए। ये आता है 16 लाख रुपए और ये कितना आता है 20 लाख रुपए। हो गया रिलेटिव स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस में अलोकेशन हो गया। अरे सर ये तो वही आ गया, लाइसेंस ए का 16 और लाइसेंस बी का 20 लाख रुपए। ठीक है, हाँ आ गया वही, क्योंकि अगर 36 को आप स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के रेशियो में बांटोगे तो ये वही आना है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये जो हमने एलोकेशन किया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए था।
क्योंकि ये अलोकेशन हो तो गया लेकिन रेवेन्यू ऐसे नहीं रिकॉर्ड होगी, क्योंकि सेल्स बेस्ड रॉयल्टी है। और सेल्स बेस्ड रॉयल्टी की रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करेंगे? नॉट बेस्ड ऑन allocated TP but based on the sales which has been already happened with the client। क्लाइंट का जो भी सेल्स हो गया है उसका एक सर्टेन परसेंटेज का मैं रेवेन्यू बुक करूंगा। तो अगर मैं आपको कहूं रेवेन्यू कितनी बुक करोगे, तो ये फिक्स्ड कंसिडरेशन वाली बात यहां से अपन देख के बता सकते हैं कि लाइसेंस को अगर जब भी आपने ट्रांसफर किया, फिक्स कंसिडरेशन तो आप इतना बुक कर सकते हो, राइट। फिक्स कंसिडरेशन तो आप यहां से देख के बुक कर लोगे, बट वेरिएबल कंसिडरेशन को हम यहां से कॉपी नहीं कर सकते। हाँ, टोटल अलोकेशन फेयर हो गया, क्योंकि लाइसेंस ए और बी का आप जो बता रहे थे वो 6 और 30 है, ये गलत है। हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए? 16 और 20 होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। रेवेन्यू रिकग्निशन के स्टेप पे आते हैं। अलोकेशन का काम तो पूरा हो चुका है, रेवेन्यू रिकग्निशन की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि एक है कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन, और दूसरी जो बात होगी वो क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन के 3 महीने बाद है क्या डिलीवरी? इसमें कुछ चेंज किया था उन्होंने। लाइसेंस ए इज ट्रांसफर्ड 3 months लेटर, और द फर्स्ट मंथ का रॉयल्टी जो है वो आपका 4 लाख है। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन के 3 month लेटर, तो देखिए दोस्तों, लाइसेंस ए जिसे आप अभी ट्रांसफर ही नहीं कर रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन पे इसकी रेवेन्यू कितनी बुक करोगे? 0। यानी हम जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगे तो इसकी रेवेन्यू बुक होगी 0, और 3 महीने बाद में आप इसकी कितनी रेवेन्यू बुक करोगे? पूरा 6 लाख रुपए नहीं, बल्कि सिर्फ 2,66,667 रुपए। 2,66,667 रुपए। लाइसेंस बी की बात करते हैं। लाइसेंस बी की अगर अपन बात करें तो देखिए दोस्तों, लाइसेंस बी को तो हम इंसेप्शन पे ही ट्रांसफर कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन पे ही इसका ट्रांसफर हो जाता है। इसका मतलब 3,33,333 का डे 1 पर ही हम रेवेन्यू बुक कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बुक कर सकते हैं। 3,33,333 रुपीज का हम डे 1 पे ही रेवेन्यू बुक कर सकते हैं, राइट, क्योंकि हम ये तो इंस्टेंटली ट्रांसफर कर देते हैं। अब रही बात ये कि फिक्स्ड कंसिडरेशन तो आपने रेवेन्यू की बुकिंग बता दी सर, कैसे कैसे होगी, लाइसेंस ए की और लाइसेंस बी की। अब वेरिएबल कंसिडरेशन वाले भी बता दीजिए। तो देखिए दोस्तों, अगर वेरिएबल कंसिडरेशन की मैं बात करूं, ठीक है ना, वेरिएबल कंसिडरेशन की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो वेरिएबल कंसिडरेशन से रिलेटेड हमको एक फिर से वर्किंग करनी पड़ेगी रेवेन्यू रिकग्निशन से रिलेटेड, क्योंकि जो मेरा वेरिएबल कंसिडरेशन 4 लाख रुपए का ड्यू हुआ है इन फॉर्म ऑफ सेल्स बेस्ड रॉयल्टी, उसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा? 16/36 20/36 के रेशियो में बांटना पड़ेगा। 16/36 और 20। सर, वेरिएबल कंसिडरेशन तो लाइसेंस बी का ही है ना, तो आप उसे बांट क्यों रहे हो? अरे वही बात हो गई, क्योंकि अब ये जो वेरिएबल कंसिडरेशन है, इट डज नॉट रिप्रेजेंट द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ लाइसेंस बी। इसलिए जो वेरिएबल कंसिडरेशन से जो भी पैसा आएगा वो भी दोनों में बटेगा, और फिक्स्ड कंसिडरेशन से जो भी पैसा आएगा वो भी दोनों में बटेगा, बिकॉज एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आपने जो हमें डेटा बताया, ये डेटा ही डिस्टॉर्टेड था, इसी के लिए तो दोनों में बांटा जा रहा है हर चीजों को, ठीक है। तो वेरिएबल कंसिडरेशन का देखिए एलोकेशन जो है वो 4 लाख का कितना आ जाता है, जरा कैलकुलेट कर लीजिए। 16/36 इंटू 4, 1,77,777 रुपए है ना। और दूसरा आता है 2,22,222, 2,22,223 कर लेंगे इसको तो अपना काम हो जाएगा। ये लीजिए 4 लाख का अलोकेशन हो गया। ये अलोकेशन क्या है? टाइम टू टाइम आप करते रहेंगे, हर महीने आपको पता चलेगा कि सेल्स कितनी हुई, वेरिएबल कंसिडरेशन कितना मिलेगा, जितना भी मिलेगा उसका ऐसे अलोकेशन होगा, और वो चलता जाएगा, ठीक है ना। तो आपको अब वेरिएबल कंसिडरेशन का रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए फॉर लाइसेंस ए और लाइसेंस बी। जैसा कि आपको पता है कि लाइसेंस ए तो हम 3 महीने बाद ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वेरिएबल कंसिडरेशन से रिलेटेड लाइसेंस ए और लाइसेंस बी का जो रेवेन्यू है
लाइसेंस ए का रेवेन्यू हम 0 बुक करेंगे क्योंकि लाइसेंस ए का परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ है। तो लाइसेंस ए का पीओ सेटिस्फाई नहीं हुआ तो जो भी इसका अलोकेटेड टीपी है उसका रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते, तो इसको पोस्टपोन करना पड़ेगा। कब रिकॉग्नाइज होगी ये रेवेन्यू? 3 महीने बाद में, 177,777, 3 महीने बाद। ठीक है। और आज जो लाइसेंस भी आपने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया है उसका अमाउंट बनता है 2,22,223, तो आप इतनी रेवेन्यू बुक कर सकते हो। ठीक है, तो ये लीजिए, अब आपका टोटल कर लीजिए कि डे 1 पर आप टोटल रेवेन्यू की बुकिंग कितनी कर सकते हैं। तो 2,22,223 प्लस 3,33,333, ये होता है आपका 5,55,555 रुपए। इतने की रेवेन्यू हम बुक करेंगे। इतने की रेवेन्यू दोस्तों हम क्या करेंगे? बुक करेंगे कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन पे। समझ गए आप मेरी बात? वेरिएबल कंसिडरेशन 4 लाख को भी मैंने क्यों तोड़ा, स्प्लिट किया लाइसेंस ए और लाइसेंस बी में? इसका रीजन ये था क्योंकि वेरिएबल कंसिडरेशन जो 4 लाख है वो सिर्फ लाइसेंस बी को अब रिप्रेजेंट नहीं करता, बिकॉज अब मिली जुली कहानी होगी, दोनों का ही अब इकट्ठा कैलकुलेशन किया जाएगा। बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता कि लाइसेंस ए सिर्फ 6 में बिके और लाइसेंस बी का ही पूरा का पूरा 30 रुपया जो है वो बनता है। इसलिए हमने क्या किया, इसको तो इग्नोर ही कर दिया जो क्वेश्चन में दिया था। फिर हमने फेयर अलोकेशन किया। फेयर अलोकेशन कैसे किया कि जो फिक्स चार्ज कर रहे हो 6 लाख उसे भी दोनों में बांटो, वेरिएबल चार्ज कर रहे हो 30 लाख उसे भी दोनों में बांटो। बट द मेन थिंग इज दैट इस 30 लाख का टीपी एलोकेशन करने के बाद में भी मैं रेवेन्यू यहां से नहीं बुक कर सकता। फ्रॉम हियर आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज रेवेन्यू बिकॉज ये जो 30 लाख रुपए हैं ये वेरिएबल कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ सेल्स बेस्ड रॉयल्टी है। और सेल्स बेस्ड रॉयल्टी के लिए 115 का गाइडेंस ये है कि भाई जब आपकी सेल्स हो या आपका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो तब रेवेन्यू बुक करो। तो जब रेवेन्यू बुक करेंगे, जब सेल्स होगी और सेल्स आपकी हुई है 4 लाख रुपए के मतलब जो भी सेल्स आपकी हुई है वो ज्यादा की हुई है और उसका परसेंटेज जो है वो 5% समथिंग जो बनता है वो 4 लाख बनता है, तो हम 4 लाख की रेवेन्यू बुक कर सकते हैं। हम इसके लिए एंटाइटल्ड हो गए बिकॉज हमारा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरा हो गया। ठीक है, तो ये 4 लाख को भी स्प्लिट करना पड़ेगा दोनों में। अब रही बात जो इसका स्प्लिटेड पोर्शन है विद जो लाइसेंस ए को बिलोंग करता है उसकी रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते क्योंकि उसमें अभी 3 महीने की देरी है, 3 महीने बाद में बुक करेंगे वो रेवेन्यू। ठीक है, और लाइसेंस बी का रेवेन्यू हम अपफ्रंट अभी बुक कर सकते हैं बिकॉज लाइसेंस बी हमने अभी ट्रांसफर कर दिया। तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। आई होप दोस्तों, ये है तो छोटा ही क्वेश्चन वैसे, बट इसमें एक्सप्लेनेशन काफी इन्वॉल्व हो गई है। तो 5,55,000 की रेवेन्यू हमें बुक करनी चाहिए। आइए अब आईसीआई की बात भी सुनते हैं कि क्या उन्होंने कहा है, कैसे इनका प्रेजेंटेशन किया है। स्टार्टिंग से ही पढ़ लेते हैं। देखिए, to allocate the TP, the entity applies the criteria in paragraph 85 of 115 to determine whether to allocate the variable consideration, that is the sales based royalties, entirely to license B। तो क्या हम सेल्स बेस्ड रॉयल्टी का वाला जो वेरिएबल कंसिडरेशन है लाइसेंस बी को एंटायरली एलोकेट कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते थे तो वो अलोकेशन जो है वो अलोकेशन ऑब्जेक्टिव के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए था, बट वो नहीं रहा, इसलिए नहीं कर पाएंगे। सो इन अप्लाइंग द क्राइटेरिया, अब लॉजिकली ये लोग एक्सप्लेन करेंगे हर बात को कि द एंटिटी कंक्लूड दैट इवन दो द वेरिएबल पेमेंट्स रिलेट स्पेसिफिकली टू एन आउटकम फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर लाइसेंस बी, that is the customer subsequent sales of product that the use of license B allocating the variable consideration entirely to license B would be inconsistent with the principle for, ये देखिए लिख दिया ना इन्होंने। अगर आप अब ये वेरिएबल कंसिडरेशन सिर्फ लाइसेंस बी को अलोकेट करते हो तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा विद द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अलोकेटिंग द ट्रांजेक्शन प्राइस। ठीक है, अलोकेटिंग ₹6 लाख टू लाइसेंस ए एंड ₹30 lakhs टू लाइसेंस बी डज नॉट रिफ्लेक्ट अ रीजनेबल अलोकेशन। यही बात मैंने आपको बताई है कि अगर आप ऐसा कर दोगे तो ये तो रीजनेबल अलोकेशन है ही नहीं, ये तो डिस्टॉर्टेड फिगर दिखा रहा है। ठीक है ना, ये इमेज ही खराब हो गई है अगर ऐसे आप करोगे 6 और 30, क्योंकि लाइसेंस ए जो 16 का है वो 6 का हो ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है ये काम। तो आपने जो है एलोकेशन गड़बड़ कर दिया। अब हमको एलोकेशन करना पड़ेगा टोटल टीपी 36 lakhs का। अब कैसे करेंगे देखिए, तो
So consequently the entity applies the general allocation requirement of Ind AS 115. तो अब यहां पर अपने को फिर जो नॉर्मल आपका अलोकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, टोटल टीपी को रिलेटिव एसएसपी में अलोकेट करें, टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस को रिलेटिव स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस में क्या करें आप अलोकेट करें। दैट मीन्स कि जो भी आपका वेरिएबल कंसिडरेशन है पैराग्राफ 85 के हिसाब से वो नहीं अलोकेट हो पाया। यहां पे ये यही कहना चाह रहा था बेसिकली, ये जो है ना इस पैराग्राफ को आप हाईलाइट करिए, मतलब इस प्रोविजन को आप चाहे यहाँ पे रेफर करिएगा कि 85 का जो वेरिएबल कंसिडरेशन है वो अगर 85 पैराग्राफ के अंदर अलोकेट नहीं हो पाता है तो उसको पैराग्राफ 73 के हिसाब से अलोकेट किया जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ याद करने की दरकार नहीं, वापस बता देता हूं। तो पैराग्राफ को छोड़ दीजिए, आप समझिए कि जो बेसिक अलोकेशन क्राइटेरिया है वो तो क्या कहता है कि सब में बांट दीजिए, प्रोपोर्शनेट कर दीजिए, और जो आपका स्पेसिफिक है कि वेरिएबल कंसिडरेशन इसको ही अलोकेट होना चाहिए, इसी को अलोकेट होना चाहिए, उसके लिए पैराग्राफ 85 बना हुआ है। तो 85 वाली तो शर्तें नियम जो है वो तो फेल हो गए यहाँ पर, वो तो काम कर ही नहीं पाए अपन यहाँ पे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए now the entity allocates the transaction price of 6 lakh to A और B on the basis of relative SSP जो 16 और 20 है, और entity also allocates the consideration related to sales based royalty on a relative standalone selling price basis. However, when an entity license intellectual property in which the consideration is in the form of a sales based royalty, the entity, ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये बात हमने पहले ही पढ़ी थी, हम रेवेन्यू नहीं बुक कर सकते उसकी अंटिल द लेटर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। लेटर ऑफ द फॉलोइंग क्या था, दो बातें थी, एक तो पीओ सेटिस्फाई होना या एक सेल्स का हो जाना। तो सब्सिक्वेंट सेल्स हो जाए या आपका पीओ सेटिस्फाई हो जाए, तब तक हम रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते। तो मैंने देखिए रेवेन्यू को पोस्टपोन कर दिया, यहाँ पे ये वाली रेवेन्यू को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया, ये रेवेन्यू मैं नहीं बुक कर रहा। आई हैव डेफर्ड दिस रेवेन्यू, आई हैव नॉट रिकॉग्नाइज दिस 177,777 वाला रेवेन्यू। बट सर क्लाइंट ने तो ये पैसा दे दिया होगा, क्योंकि क्लाइंट की जो भी सेल्स होती है वो तो सीधा उसका 5% निकालता है और आपको जमा करा देता है, तो आपके पास में पैसा तो आ गया। तो पैसा आ गया, ये लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट, 4 लाख रुपए आए ना मेरे को। ठीक है, तो अगर किसी की रेवेन्यू बुक नहीं करनी है तो इसकी कोई जर्नल एंट्री अपने को बनाने की क्या दरकार है। ये तो अपन 11th क्लास से ही जानते हैं कि जिसे रेवेन्यू बुक करना है आप उसे रेवेन्यू बुक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसकी रेवेन्यू बुक नहीं होती है दोस्तों, आप उसे क्या कहते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, एडवांस रेवेन्यू, एडवांस इनकम, बहुत सारे नाम होते हैं ना। तो जब तक वो आपकी रेवेन्यू नहीं है तब तक वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है। तो आउट ऑफ 4 lakhs आपने कितनी रिकॉग्नाइज करी, सर जी हमने रिकॉग्नाइज करी आउट ऑफ 4 लाख 170 नहीं सॉरी 222 223 और 177,777 को डेफर कर दिया। तो ये मेरी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी के रूप में दिखाई जाएगी और इतना मेरा पीएनएल में चला जाएगा ये। ठीक है ना, यही बात इन्होंने कही है कि जो भी आपका रेवेन्यू है वो रेवेन्यू जो है वो 115 के सेल्स बेस्ड रॉयल्टी के गाइडेंस को भी ध्यान में रखकर होना चाहिए। तो मतलब ये क्वेश्चन जो है वो एक तो आपका अलोकेशन का स्टेज का क्वेश्चन हो गया, दूसरा वेरिएबल कंसिडरेशन के एलोकेशन का स्टेज का क्वेश्चन हो गया, और पैरा 85 और 73 के कंबाइंड एप्लीकेशन का भी क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, और सेल्स बेस्ड रॉयल्टी का गाइडेंस तो आपको इसके अंदर लगाना ही लगाना है। तो काफी सारी बातें एक ही क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो देखिए लाइसेंस बी इज ट्रांसफर टू द कस्टमर एट द इंसेप्शन। रेवेन्यू लाइसेंस बी की क्या हम बुक कर सकते हैं, इंसेप्शन के दौरान बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों लाइसेंस बी की अगर अपन बात करें तो क्या कस्टमर ने उसका पैसा हमें दे दिया है, अगर पैसा दे दिया तो हम बैंक को डेबिट करेंगे। अगर कस्टमर ने पैसा नहीं दिया तो हम ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड लाइसेंस फी। फिक्स्ड लाइसेंस फी यदि हमने मिल गई है, वो फिक्स्ड लाइसेंस का अमाउंट का जो भुगतान है वो हमें हो चुका है, तो आप बैंक में डेबिट कर दीजिए, नहीं तो ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट करके दीजिए, है ना। तो टू रेवेन्यू, फिक्स्ड लाइसेंस वाली तो रेवेन्यू बुक कर सकते कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। कितनी है सर, 3,33,333, 3,33,333, समझ गए। तो ये लीजिए, ये हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दी एज पर इंड AS 115।
ये हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी अगर अपन जर्नल एंट्रीज की बात करें तो। हालांकि पूछा नहीं है इन्होंने जर्नल एंट्रीज, बट रेवेन्यू ऐसे रिकॉर्ड होगी, तो जिसको अपन लिख के भी बता सकते हैं, जर्नल एंट्रीज के माध्यम से भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए, कहता है लाइसेंस बी इज ट्रांसफर्ड टू द कस्टमर एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड लाइसेंस ए इज ट्रांसफर्ड 3 months लेटर। तो व्हेन लाइसेंस बी इज ट्रांसफर्ड द एंटिटी रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू ऑफ 333 हमने भी यही किया है। फिर कहता है अलोकेटेड टू लाइसेंस बी एंड व्हेन लाइसेंस ए इज ट्रांसफर्ड द एंटिटी रिकॉग्नाइज जो रेवेन्यू है जो 266,667 का जो रेवेन्यू बनता है, लाइसेंस ए हम जब ट्रांसफर करेंगे तब इसको बुक करेंगे। तो इसका मतलब हमने क्या 266 को पोस्टपोन किया था? हाँ सर किया था। तो 266 को पोस्टपोन हम कर रहे हैं, तो सर इसकी भी कोई एंट्री होगी क्या? देखिए एंट्री तब होगी जब आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। तो अगर ये आपको मिला नहीं है तो फिर बाद में ड्यू भी नहीं करना ना, जब आपको ड्यू होगा उसी समय रेवेन्यू बुक कर दीजिएगा, तो सीधी बात है। लेकिन अगर सपोज करिए सर फिक्स्ड फीस अपफ्रंट कॉन्ट्रैक्ट में पेएबल है, तो क्या होगा? मान लो आपके कस्टमर ने वो पैसा आपको दे दिया, तो मैं ये लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, जिसका एक पोर्शन तो यहां आ चुका है, दूसरा पोर्शन जो है विच इज 2,66,667 266,667 इस अमाउंट को मुझे क्या कर लेना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के रूप में बुक करना चाहिए ना। ये 266,667 किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है सर लाइसेंस ए, जो अभी तक मैंने डिलीवर नहीं किया है ना, हैंडओवर नहीं किया है क्लाइंट को, 3 महीने बाद करूंगा, तो 3 महीने बाद रेवेन्यू बुक कर लेना। अगर क्लाइंट ने अभी पैसा दे दिया तो क्या होगा सर? तो क्लाइंट ने यदि अभी पैसा दे दिया है, हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लो पैसा आ गया है, तो आप इसको फिर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक करें। फिर अपन इसको क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक करेंगे 2,66,667 रुपए। ये लीजिए, काम हो गया अपना। ठीक है, तो सारा का सारा एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहा होगा दोस्तों। यहां पर ये सारी की सारी बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन। अब कहते हैं लास्ट में, इन द फर्स्ट मंथ टोटल रॉयल्टी ड्यू फ्रॉम द कस्टमर इज 4 लाख रुपए, जिसकी 2,22,000 की रेवेन्यू बुक करनी चाहिए और 177 की रेवेन्यू आपको यहाँ पे डेफर करनी चाहिए, पोस्टपोन करनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के रूप में बुक करनी चाहिए। तो ये कहता है द एंटिटी रिकॉग्नाइज अ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी ऑफ 177,778 जो लाइसेंस ए से रिलेटेड है। सो दिस इज बिकॉज ऑल्दो द सब्सिक्वेंट सेल बाय द एंटिटीज कस्टमर हैज अकर्ड, सेल्स तो उसकी हो चुकी है, बट मेरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो था रॉयल्टी से रिलेटेड वो अभी सेटिस्फाइड नहीं हुआ है। ये क्या अपना 115 का जो रॉयल्टी का गाइडेंस है वो यही कहता है ना कि आपका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन और सेल्स दोनों में जो भी बाद में हो, तो सेल्स तो पहले हो चुकी है और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 3 महीने बाद ट्रांसफर हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो 3 महीने बाद ही रेवेन्यू बुक करेंगे, तब तक रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते। यही बात दोस्तों मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन करी है। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और हाँ, जैसा कि मैंने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, काम करने के लिए दिया था, तो उम्मीद करता हूं कि आपने जो क्वेश्चन किया उसको आपने इवैल्यूएट किया होगा, कहाँ गलती हुई होगी और आपको चीजें समझ में आई होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में और नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू गाइस।